हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एकदम न्यू मानवा। इसके हमें एक एपिसोड को दिखाया जाता है जिसमें एक रूम के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर ह्यून वू बैठा होता है, जिसके हाथों में एक फोटो फ्रेम होता है और उस फोटो फ्रेम में उसके छोटे भाई की फोटो होती है, जिसे याद करते हुए वे बताता है कि आज पूरे 5 सालों बाद मुझे मेरे छोटे भाई की जो फर्स्ट न्यूज़ मिली है वो उसके डेथ के रिगार्डिंग मिली है। आज से 3 साल पहले मेरी मदर, जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, वो मेरे भाई को ना खोज पाने के डिप्रेशन में चल बसी और फिर उसे पास्ट की बातें याद आने लगती हैं कि जैसे उसके सारे रिलेटिव ने उससे कहा था कि तुम्हारी माता अब एक अच्छी जगह पे चली गई है, अब वो रेस्ट कर सकती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ह्यूंग अंदर एक रूम में जाता है जहाँ पर उसके भाई के मिसिंग होने के काफी सारे पोस्टर रखे होते हैं और वो उसे ना खोज पाने की नाकामी के कारण गुस्से में उन पोस्टर्स को कुचल देता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि अब मैं लिटिल ब्रदर तुम्हें खोजने में गिव अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अब और नहीं खोज सकता और मैं कोरिया को छोड़कर अफ्रीका के अंदर जा रहा हूँ और मैं पक्का श्योर हूँ कि मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं कोरिया में लौटूं। और फिर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूंग के पास एक बॉक्स होता है और जब वो उसे ओपन करता है तो उसके अंदर उसके भाई की एक फोटोग्राफ जिसमें उसने एक आर्मर पहन रखा होता है और एक पॉकेट वॉच रखी होती है, जिसे देखते हुए वो कहता है कि जब मैंने अपने भाई के बारे में कुछ न्यूज़ को डिस्कवर किया तो उससे रिलेटेड मुझे सिर्फ ये एक बॉक्स ही मिला है। और फिर वो उस फोटो को देखते हुए कहता है क्या वो कोई मूवी को शूट कर रहा था जो उसने इस प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं। तभी उसका ध्यान उस पॉकेट वॉच पे जाता है और वो जल्दी से उसे अपने हाथ में उठा लेता है और बताता है कि ये पॉकेट वॉच मैंने उसे एक प्रेजेंट के रूप में दी थी जब उसने अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, तब गुड लक के तौर पर। और फिर वो उस वॉच को घुमा के उसके पीछे के लिखे हुए नाम को देखता है जो कि JW झा लिखा होता है। इसे देखने के बाद उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है कि उसके छोटे भाई ने उससे कहा था कि मुझे सच में एक वॉच की ज़रूरत थी जो तुमने मुझे दे दिया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ह्यूंग। और ये तो डिजिटल वॉच से और भी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है, मुझे ये पसंद आई। ये सुनकर ह्यूंग हंसते हुए कहता है तो अब बताओ तुम्हारा भाई इस दुनिया का सबसे बेस्ट भाई है ना तुम्हारे लिए। लेकिन तब उसका छोटा भाई हंसते हुए कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ इसके पीछे एक JW लिखा हुआ है, वो तो मेरा नाम है, लेकिन ये झा क्या है। ये सुनकर ह्यूंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है ये सब कहने का, ये तो तुम्हारा लास्ट नाम है झा। तब उसका भाई कहता है वो तो CHA होता है, लेकिन इसके ऊपर जो लिखा है वो तो CAH है, तो ये बताओ। और वो हंसने लगता है। ये सुनकर ह्यूंग कहता है क्या, जल्दी करो और इसे मुझे वापस दो। तब उसका छोटा भाई कहता है लेकिन क्यों। तब ह्यूंग कहता है मैं इसकी कंप्लेन करूँगा और उन्हें फिर से इमीडिएटली से फिक्स करने के लिए कहूँगा। ये सुनकर उसका छोटा भाई हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ, मैं इसे ऐसे ही रख लूँगा और अगर फ्यूचर में कभी मुझे इसके ऊपर से नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद इसके नाम को चेंज कर लूँगा। और फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ह्यूंग उस वॉच को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी उसे फील होता है कि जैसे ये वॉच चल रही है। ये देखकर वो सोचने लगता है क्या ये कैसे चल रही है, ये टूट नहीं गई थी क्या। और जैसे ही वो उस वॉच को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जानता हूँ भाई, एक दिन तुम इस वॉच को जरूर होल्ड करोगे। और अपने छोटे भाई की आवाज़ सुनकर ह्यूंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। और तभी उस वॉच से फिर से आवाज़ आती है कि अब जब तुमने इसे हाथ में ले लिया है तो इसका मतलब मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। ये देखकर ह्यूंग सोचने लगता है
कहीं ये मुझे कोई हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा है। ये घड़ी के अंदर से अचानक से आवाज कैसे आने लगी। तभी फिर से उसके अंदर से एक और मैसेज सुनाई देता है जिसमें कहा जाता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड टाइम को फेस करना पड़ा है। मैं सिर्फ अपनी मोम के लिए कुछ मेडिसिन हासिल करना चाहता था कि ताकि मोम जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब कुछ इस प्रकार से खत्म होगा। और साथ ही साथ में अपने भाई के मैसेज को सुनकर यूं को उसकी याद भी आ रही होती है। तभी फिर से एक मैसेज सुनाई देता है कि ये सब कुछ 9 अक्टूबर 2013 को स्टार्ट हुआ था, जब मैंने एक टेक्स्ट मैसेज को रिसीव किया था। उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर तुम ओबेलिस्क के एंड तक जा सको तो तुम्हें वो चीज मिल सकती है जो तुम विश करते हो। मैं इस मैटर को इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन मुझे ये कोई स्पैम नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो काफी ज्यादा डिफरेंट था। और तभी मुझे अपनी माँ की याद आई जो हॉस्पिटल रूम में बेड के ऊपर सो रही थी और उसकी आंखें हमें घूर रही थी ताकि वो हमारे साथ रह सके। इसलिए मैं और कुछ समझ नहीं पाया और मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। और उसी दिन से मुझे कुछ वियर्ड से ड्रीम आने लगे। अक्टूबर 12, 2013 को मुझे पता चला कि वो सब कोई ड्रीम नहीं बल्कि एक रियलिटी है। मैं पक्का श्योर हूँ कि मैंने एल्फ और ड्राफ जैसी स्पीशीज को देखा है। इसके अलावा और ट्रोल और ड्रैगन स्पिरिट के बारे में रूमर भी सुने हैं। और ये सब कुछ का सेंटर एक सनगोड टावर है जो इसके बीच में खड़ा होता है। और रूमर तो ये भी है कि अगर तुम ओबेलिस्क के एंड तक पहुंच पाओ तो तुम अपने आप को एक गॉड भी बना सकते हो। लेकिन मेरा तो टारगेट सिर्फ वो एलेक्जर था जो इस टावर के अंदर रखा हुआ था। इसलिए अक्टूबर 28, 2013 को मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक टीम को फॉर्म किया और इस टावर के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। और अगर मैं हमारे रियल वर्ल्ड के साथ इस वर्ल्ड को कंपेयर करूं तो इन दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। 9 नवंबर 2013 को मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर से भाग जाऊंगा और अपने स्ट्रगल के अनुसार सिर्फ आधे ही साल में मैं उस एलेक्जर को हासिल कर लूंगा। इसलिए मैंने रियल वर्ल्ड से अपने कनेक्शन को कट ऑफ कर लिया था। 1 दिसंबर 2013 को हमने हमारी टीम का नाम अर्टिया रख दिया है। अर्टिया यहाँ की सबसे बेस्ट टीम बन चुकी है। सितंबर 7, 2014 को जब मैंने अपनी विनिंग रेट को देखा तो मुझे लगा ये थोड़ी स्लो हो गई है। इसकी वजह से लगभग मुझे 1 साल और लग सकता है उस एलेक्जर को हासिल करने के लिए। 11 नवंबर 2014 को हमारी फाइट एक हायर रैंकिंग क्लेन से हो गई और अब हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। वो हमारी विनिंग के बीच में एक रोड़ा बन गया है। 31 फरवरी 2015 को हम किसी भी एग्रीमेंट पर पहुंच नहीं पाए। अब मुझे वोट में जाना ही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। 22 दिसंबर 2015 को हमने हमारे ओपोनेंट क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और इस वॉर को एंड कर दिया है। 4 मार्च 2016 को मुझे किसी से प्यार हो गया। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की थी। ये सब सुनकर ह्यूम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो काफी ज्यादा यादों में खो गया होता है। तभी उसे फिर से मैसेज सुनाया जाता है कि सितंबर 19, 2016 को मुझे एक और वॉर में शामिल होना पड़ा। जनवरी 2, 2017 तक वो फाइट ऐसे ही चलती रही और इसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं आई। 6 जून 2017 को मुझे पता चला कि हमारे क्लैन के अंदर एक ट्रेटर है जिसने हमारी सारी सीक्रेट नॉलेज सामने वाले क्लैन को दे दी थी। इसके कारण हर कोई एक दूसरे को सस्पिशियस समझने लगा और जुलाई 1, 2017 को मेरी बॉडी अचानक से काफी ज्यादा भारी लगने लगी है, जैसे कि मैं किसी चीज का एडिक्ट हो गया हूँ। अक्टूबर 30, 2017 को हमारे क्लैन के आधे मेंबर हमें छोड़कर जा चुके हैं और मेरी बॉडी धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो गई है। 1 नवंबर 2017 को जिस लड़की से मैंने प्यार किया था उसने मेरे हार्ट में खंजर घोंपकर मुझे छोड़कर चली गई है। 30 दिसंबर
2017 को मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी ह्यूम, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं सका। 1 फरवरी 2018 को सिर्फ मैं अकेला ही अपने प्लान में बचा हूँ। अब मैं सोचता हूँ ये सब कुछ गलत कहाँ से होना स्टार्ट हुआ था। फरवरी 28, 2018 को मैंने उस एलिक्सिर को हासिल कर लिया। वो मेरे हाथों में था, लेकिन मैं उसे अपने घर तक नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि मैं चारों तरफ से एनिमी से घिरा हुआ था। और मैं जानता हूँ इन सब के सामने मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनको दिखा नहीं सकता कि मैं वीक पड़ गया हूँ। इसलिए मैं इस एलिक्सिर को यहीं पर छोड़ के जाता हूँ। मैं पक्का श्योर हूँ एक न एक दिन तुम्हें ये एलिक्सिर जरूर मिलेगा और तुम्हारे पास डिलीवर होगा। उस दिन तुम ये मोम को खिला देना ह्यूम। ये सुनते ही ह्यूम के हाथ कांपने लगते हैं और वो उस पॉकेट वॉच को तुरंत बंद कर देता है। और कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से ओपन करता है उसे, और जैसे ही वो उसे ओपन करता है फिर से मैसेज स्टार्ट हो जाता है कि ब्रदर, मैं जानता हूँ एक दिन ये घड़ी तुम्हारे पास जरूर पहुँचेगी और तुम मेरी ये सारी बातें जरूर सुनोगे एक दिन। ये सुनते ही ह्यूम का मुंह लटक जाता है, लेकिन तभी उसे एक झटका सा लगता है, क्योंकि उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है उत्तराधिकारी को खोज लिया गया है। और तुरंत ही ह्यूम के बॉडी के अंदर माना फ्लो होने लगता है। ये देखकर ह्यूम चौंक जाता है और कहता है ये तो माना है, और ये सब कुछ हमारी दुनिया से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करता। हो सकता है ये उसी दूसरी दुनिया से बिलोंग करता हो जहाँ पर मेरे भाई के साथ वो सब कुछ हुआ था। और उस माना फ्लो के कारण ह्यूम को काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही होती है। तभी उसे फिर से अपने भाई का मैसेज याद आता है। उसमें उसे सुनाई देता है कि ब्रदर, मुझे पता है एक दिन तुम ये मैसेज जरूर सुनोगे। और फिर उसे अपने भाई की मेमोरी दिखाई देती है जिसमें वो हंसकर कुछ बंदों से बात कर रहा होता है। फिर अचानक से उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक पड़ जाती है और उसी समय कोई उसके शरीर में एक खंजर घोंप देता है। और उसी समय मैसेज आता है कि अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है। और दूसरी विंडो में लिखा होता है कि उत्तराधिकारी प्रोग्रेस अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए करंट प्रोग्रेस तुम्हारी सिर्फ 5% है। तुम्हारी करंट कंडीशन इनकम्प्लीटेड सॉल्यूशन है। ये सुनकर ह्यूम को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहीं पर बैठा रहता है। तभी उसके सामने एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है तुम्हारी बॉडी की एबिलिटी को परफेक्टली एडवांस कर दिया गया है, जिसके कारण अभी तुम कुछ स्किल्स को डिस्कवर कर सकते हो और तुम भी एक प्लेयर के तौर पर ओबेलिस्क में रजिस्टर कर सकते हो। फिर तुरंत ह्यूम उस ओबेलिस्क में एक प्लेयर के तौर पर रजिस्टर कर देता है, जिसमें उसका नाम साह्यून वू होता है और उसका स्टेट कोल्ड ब्लेडेड होता है। उसकी स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 15, स्टेमिना 12 और एमपी 21 होती है। ये देखने के बाद ह्यूम उस वॉच को बंद कर देता है और सोचने लगता है कि अब मुझे पता चल गया है कि मेरे भाई के साथ क्या कुछ हुआ था। ये सब कुछ जो इन 5 सालों में उसके साथ मौत से भी बुरा हुआ था, तो मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। उस वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करते हुए मैं उन सबको भी वही सेम डेथ दूंगा जो उनकी वजह से मेरे भाई को मिली थी। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा।